हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जैसा कि पहले के वीडियो में आप लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बताऊंगा जिसके अंतर्गत एडवर्ब और एडवर्बियल का उपयोग होता है। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं कि ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, जस्ट एंड ऑलरेडी लिखा हुआ है। दीज ऑल वर्ड्स आर एडवर्बियल। ओके, एंड लेट्स गो अहेड टू लर्न वेयर एंड हाउ टू यूज दिस एडवर्बियल। ओके, दोस्तों आपका वाक्य है, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। दोस्तों यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, और इसका जो ट्रांसलेशन है इसमें हमें एडवर्बियल, जो मैंने ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, जस्ट एंड ऑलरेडी को लिख रखा है, इन शब्दों का उपयोग करना है। इन शब्दों के उपयोग करते समय आप लोग को विशेष ध्यान देना है। इन शब्दों को जब भी लिखा जाएगा तो यह ज्यादातर जो है कि आपके मेन वर्ब के जस्ट पहले लिखा जाता है। ओके, आपका सेंटेंस क्या है? मैंने हमेशा आपकी मदद की है। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी क्या होता है? आई। आई को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद में आपके फार्मूले के हिसाब से हैव और हैज का हमें सिलेक्शन करना है। आई के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है। हम हैव को यहां लिखेंगे। ओके, देन मैंने हमेशा आपकी मदद की है। आई हैव ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। देन आपका वर्ब लिखा जाएगा। Then object. I have always helped you. मैंने हमेशा आपकी मदद की है। आपका यह वाक्य ट्रांसलेट हो गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? ऑलवेज जो शब्द है, जो यह एडवर्ब है, आपके इस मेन वर्ब के जस्ट पहले लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले आएगा, लेकिन प्रायः often it will come first. ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। Your next sentence is वे कभी स्कूल नहीं गए हैं। This sentence is also from the present perfect tense. और यह सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। वे कभी स्कूल नहीं गए हैं। वे की अंग्रेजी होता है दे। दे यहां सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। दे को हम पहले लिखेंगे। दे के साथ में हम हैव लगाते हैं। हम हैव को यहां लिखेंगे। अब आती है बारी एडवर्बियल की, एडवर्ब की। ओके, वे कभी स्कूल नहीं गए। वे कभी कभी नहीं गए, मतलब नेवर। दे हैव नेवर। देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, गॉन टू स्कूल। आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। दे हैव नेवर गॉन टू स्कूल। आप यहां देखिए, नेवर को हमने पहले लिखा है, जो आपका एडवर्ब है या एडवर्बियल। गॉन जो आपका मेन वर्ब है, नेवर के बाद में लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बताया था कि कभी भी एडवर्बियल
जैसे शब्दों का उपयोग जो है प्रायः मतलब ज्यादातर मेन वर्ब के पहले किया जाता है। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं कि वहां पर अलग अलग ये शब्द कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहा है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह प्रायः मेरी मदद किया है। यहां पर भी प्रायः शब्द लगा हुआ है और प्रायः की अंग्रेजी होता है ऑफेन, जो यहां लिखा हुआ है। ओके, यहां सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी होता है ही के साथ में हम हैज लगाते हैं। हमने हैज को लिखा, देन प्रायः की अंग्रेजी क्या होता है, ऑफेन, ऑफेन को लिखेंगे। देन आएगा आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां वर्ब क्या है, मदद की है, मदद, हेल्प। इसकी मदद किया है, मेरी, सो इट विल बिकम मी। आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, शी हैज ऑफन हेल्प्ड मी। यहां भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने मेन वर्ब के पहले ऑफन को लिखा, बिकॉज ऑफन इज द एडवर्बियल इन दिस सेंटेंस। जब भी एडवर्ब जैसा कोई भी शब्द आपके वाक्य में आए, यहां विशेष आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब के पहले ही आपको उसको लिखना है। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपका अगला वाक्य है वे तुरंत गए हैं। यहां पर यह तुरंत जो वर्ड है, यह आपका जो है कि क्रिया विशेषण है, जिसकी अंग्रेजी होता है जस्ट। ओके, यहां सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी होता है दे। हम दे को पहले लिखेंगे, दे के साथ हम हैव लिखते हैं हमेशा, हमने हैव को यहां लिखा। देन तुरंत की अंग्रेजी क्या होता है, जस्ट, जस्ट हम लिखेंगे यहां। अब आती है बारी आपके मेन वर्ब की। यहां मेन वर्ब क्या है, गए हैं। जाने की अंग्रेजी क्या होता है, गो, लेकिन यहां थर्ड फॉर्म लेना है, सो वी विल राइट गॉन। दे हैव जस्ट गॉन। आपका यह वाक्य भी ट्रांसलेट हो गया। आप कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं कि हर सेंटेंस में जहां भी एडवर्बियल आ रहा है, उसे हम मेन वर्ब के पहले लिख रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है। ओके, इतना ही आपको ध्यान देना है। आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अंग्रेजी पहले ही सीख चुका है। यहां क्या है, वह अंग्रेजी पहले ही। यह जो शब्द है यहां एडवर्बियल है, जिसकी अंग्रेजी होती है ऑलरेडी। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करके। वह की अंग्रेजी ही को हम लिखेंगे, ही के साथ हम हमेशा हैज लिखते हैं, हमने हैज को यहां। देन अब आती है बारी आपकी एडवर्बियल की। पहले ही, इसकी अंग्रेजी ऑलरेडी होगा, हम ऑलरेडी को पहले लिखेंगे। देन बारी आती है वर्ब के
थर्ड फॉर्म की आपके मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है? वह अंग्रेजी पहले ही सीख चुका है। सीखने की अंग्रेजी क्या होता है? लर्न। बट वी विल राइट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इट विल बिकम लर्न। He has already learned English. He has already learned English. वह अंग्रेजी पहले ही सीख चुका है। इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लिखा है। दोस्तों यही रूल्स हैं। बहुत जगह पे आप लोग जो है कि गलती करते हैं कि इसे बाद में लिखते हैं। बहुत सारे छात्र इसे ऑब्जेक्ट समझ करके बाद में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज सम स्पेसिफिक रूल टू यूज द स्पेसिफिक वर्ड। ओके, सो ऑलवेज कीप these things in your mind while translating your sentence of present perfect tense with having the adverbial word. Okay. आपका अगला वाक्य है, क्या आपने कभी धूम्रपान किया है? दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द इंटरोगेटिव कैटेगरी। ओके, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। क्या आपने कभी धूम्रपान किया? आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आपने। आपने की अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांसलेट करते समय हम हैव और हैज को पहले लिख लेते हैं। यहां हम हैव को लिखेंगे। अब आती है बारी आपके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? यू। हमने हैव और सब्जेक्ट को यहां लिख लिया है। अब हमें कभी, यह जो आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, जिसकी अंग्रेजी होता है एवर, इसको लिखेंगे। देन आपका मेन वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। यहाँ वर्ब क्या है? क्या आपने कभी धूम्रपान किया है? धूम्रपान करने की अंग्रेजी होता है स्मोक, बट वी विल राइट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द स्मोक, इट विल बिकम स्मोक। Have you ever smoked? क्या आपने कभी धूम्रपान किया है? यहां भी आप देख सकते हैं कि एवर जो आपका एडवर्बियल है आपके मेन वर्ब के जस्ट पहले लिखा गया है, क्योंकि यह रूल है ट्रांसलेशन का। इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय जब भी आप परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन को करते हैं और उसके अंदर अगर आपका क्रिया विशेषण जैसे शब्द का अगर इस्तेमाल होता है तो उसे हम हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। दोस्तों यह था आपका एडवर्बियल, और इसके उपयोग कैसे होते हैं और कहाँ किया जाता है। ओके, ये देखते हैं सिंस और फॉर का उपयोग कहाँ और कब कब किया जाता है। ओके दोस्तों, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्बियल के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर और सिंस के उपयोग के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर और सिंस का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। आइए देखते हैं फॉर कहाँ पे लगता है और सिंस कहाँ लगता है, क्यों लगता है। इन दोनों का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं कि हम फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर और सिंस को हमने पहले से यहाँ पे लिख रखा है। दोस्तों फॉर जो शब्द है यह तब उपयोग होता है और उस प्रकार के वाक्यों में लगाया जाता है जिससे आपको यह पता चलता हो कि काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कायम है। एक निश्चित डेट, तय तारीख या तय महीना या तय समय की सूचना नहीं मिलती है, लेकिन यह पता चलता है कि कार्य जो है कि पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कायम है।
उस प्रकार के वाक्यों का जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तब हम वहां पर फोर का उपयोग करते हैं। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं एक हफ्ते से बीमार हूं या रहा हूं। इस सेंटेंस के अंत में रहा हूं शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों यह भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ एक हफ्ते पहले यह कार्य शुरू हुआ है जो अभी भी चल रहा है, आज भी कायम है। सो इट इज फ्रॉम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं के अंग्रेजी होता है आई, और आई के साथ हम हमेशा हैव का उपयोग करते हैं। सो वी विल राइट हैव हियर। अब आती है बारी आपके वर्ब की। जब भी आपको इस प्रकार के वाक्य मिले, मैं एक हफ्ते से बीमार हूं या रहा हूं, तो वहां आपका वर्ब जो है टू बी यूज होता है, और टू बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। ओके, तो हैव के बाद में हम बीन को लिखेंगे। I have been ill। अब आती है यहां पर फोर और सिंस में से सिलेक्ट करने की बारी। यहां पर एक हफ्ता दिया हुआ, एक मोटा मोटी एक हफ्ता दिया गया है, बट देयर इज नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर डेट। अगर पर्टिकुलर डेट होता तो हम वहां सिंस लगाते, लेकिन यहां एक मोटा मोटी एक हफ्ता दिया गया है। सो वी विल यूज फोर। I have been ill for, मैं एक हफ्ते से बीमार हूं। ill for ये week। I have been ill for a week, मैं एक हफ्ते से बीमार हूं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों जो है कि आपको फोर और सिंस का सिलेक्शन करते समय ध्यान देना होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां भी एक टाइम पीरियड दिया वहां पे आपको फोर का यूज करना है। जहां एक पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दिया जाता है वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। इसी सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मैं पिछले हफ्ते से बीमार हूं या रहा हूं। यहां टाइम फ्रेम तो है, लेकिन टाइम फ्रेम का एक तय सीमा दिया गया है, पिछले हफ्ते से। और इस प्रकार का जब वाक्य आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहां फोर का यूज नहीं होगा, बल्कि हम सिंस का उपयोग करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। मैं आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक। आपका सेंटेंस वही है। पहले क्या था? मैं एक हफ्ते से बीमार हूं, लेकिन यहां क्या है? मैं पिछले हफ्ते से बीमार हूं। पहले वाले वाक्य में हमने यहां पर फोर का उपयोग किया था, और मैं यहां सिंस लगा रहा। बस इतना ही अंतर है। जहां भी टाइम फ्रेम रहेगा, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, तय सीमा नहीं है, वहां हम फोर का यूज करेंगे। और जहां डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, एक तय सीमा जो है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, उसका जब भी डिक्लेरेशन हो जाता है वहां पर हम सिंस का उपयोग करते हैं। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपका बेटा बचपन से शरारती है। यहां एक टाइम फ्रेम दिया गया है और एक तय सीमा भी दिया गया है। तय सीमा क्या है? वह बचपन से शरारती है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। आपका बेटा, ये सब्जेक्ट है यहां पर, इसकी अंग्रेजी होता है योर सन। योर सन यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो इसके साथ हम हैज का उपयोग करेंगे। देन
आपका वर्ब टू बी का थर्ड फॉर्म लिखा जाए बीन नॉटी since his childhood. Your son has been naughty since his childhood. आपका यह सेंटेंस भी दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। हमने यहाँ पर since का उपयोग किया है क्योंकि यहाँ पर जो समय दिया गया है बचपन से, उस टाइम पीरियड को यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया है कि वह बचपन से शरारती है। सो वी हैव यूज्ड सिंस हियर। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वह बहुत दिनों से बीमार है। क्या है? वह बहुत दिनों से बीमार है। यहाँ वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही, और ही आपका यहाँ सब्जेक्ट है, हम ही को पहले लिखेंगे। ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी राइट हैज। अब आती है बारी यहाँ वर्ब की। वर्ब के थर्ड फॉर्म बीन को लिखा जाएगा। देन वह बहुत दिनों से बीमार है। He has been ill for a long time. He has been ill for a long time. वह बहुत दिनों से बीमार है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह बहुत दिनों से बीमार रहा है। अगर रहा है भी अंत में लगा रहेगा तो भी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी के हिसाब से ही ट्रांसलेट होगा, और उसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सिंस और व्हेन में, बहुत बारीक सी लकीर है पहचानना कि कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फॉर लगता है, बट आप इसको पहचान सकते हैं। जहां पे समय का डिक्लेरेशन दे दिया गया, गत वर्ष, गत हफ्ते से, पिछले हफ्ते से, पिछले साल से, 2 साल पहले से, ठीक है, 1980 से, 1990 से, सन 2000 से, अगर इस प्रकार से समय का डिक्लेरेशन दिया गया हो तो वहां पर ऑलवेज सिंस लगता है। और अगर ऐसा लिखा हुआ रहे 1 साल पहले से, 2 साल पहले से, 10 साल पहले से, 2 घंटे पहले से, 1 घंटे पहले से, 4 हफ्ते पहले से, अगर इस प्रकार से अगर सेंटेंस में लगा हो, मतलब वहां समय का डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। एक टाइम पीरियड तो है बट समय का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है कि समय की काम कब शुरू हुआ है, कि काम पास्ट में कब शुरू हुआ है। अगर समय का डिक्लेरेशन वहां होता तो वहां पर हम सिंस का उपयोग करते हैं, लेकिन कोई समय का डिक्लेरेशन जैसे ही आपको नहीं मिलेगा वहां पर हम फॉर का उपयोग करेंगे। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होता है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वे कब से स्कूल नहीं आए हैं। दोस्तों यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा जा रहा है कब से। इसमें जवाब क्या मिलेगा? एक पार्टिकुलर डेट मिलेगा, तय सीमा मिलेगा और पास्ट से मिलेगा। सो हम यहाँ पर सिंस का उपयोग करेंगे। ओके, और उस सिंस को हम पहले लिखेंगे सिंस व्हेन। आपका यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे कब से स्कूल नहीं आए। वे के इंग्लिश क्या होता है? दे।
दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, हैव तो हमने यहां लिख दिया। देन वे कब से स्कूल नहीं आए हैं, सिंस व्हेन दे हैव नॉट कम टू स्कूल। सिंस व्हेन दे हैव नॉट कम टू स्कूल, वे कब से स्कूल नहीं आया है। हमने क्या किया, सिंस को पहले लगाया है क्योंकि यह पहले ही लिखा जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जहां भी टाइम पीरियड दिया वहां फॉर का यूज करेंगे, और जहां टाइम पीरियड के साथ साथ एक डेट को डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे 1980, पिछले एक हफ्ते से, पिछले 2 साल से, 4 वर्षों से, और अगर टाइम फ्रेम के साथ साथ एक डेट का डिक्लेरेशन दे दिया गया है, वहां हम सिंस का उपयोग करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। मैंने काफी सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन करके आप लोगों को बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों तक यह पहुंच पाए। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।